हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th की फिजिक्स का चैप्टर रीडिंग पढ़ रहे हैं और टॉपिक है जी 18.4 वाला न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। हमने इससे प्रीवियस लेसन में नेचुरल रेडियोएक्टिविटी पढ़ी थी और उसमें कहा था कि एक जो अनस्टेबल न्यूक्लियस है उसमें से रेडिएशंस निकलती हैं, उसके बाद वो स्टेबल हो जाता है। तो वो ये जो फिनोमेना था ये नेचुरल रेडियोएक्टिविटी कहलाता है। आज जो टॉपिक है जी हमारा न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन, ये उसी से लिंक्ड है। और पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम उसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। हमने लास्ट में पहले अपना कलर ही चेंज कर लें। अच्छा, यहाँ पे ना हम अपना लास्ट टाइम जो हमने कहा अनस्टेबल न्यूक्लियस लिया था, और अनस्टेबल न्यूक्लियस की पहचान कौन सी होती है? ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 82 है वो नेचुरली अनस्टेबल हैं। अब अनस्टेबल होने की एक वजह ये भी होती है कि क्योंकि उनका साइज़ बहुत बड़ा है, उसके अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद है, जो न्यूक्लियस है वो भी साइज़ में उतना ही बड़ा होता है। तो फिर वो आपस में वो इकट्ठे कैप्चर नहीं कर पाते हैं, अपने न्यूक्लियस को इकट्ठा नहीं वो समेट के रख सकते हैं, ठीक है। तो ज़ाहिर है फिर साइज़ बड़ा होने की वजह से वो जो उनकी वो स्ट्रेंथ है वो थोड़ी सी वीक हो जाती है और फिर वो ईज़िली ब्रेक हो जाता है। बहरहाल हमने जब लास्ट टाइम पे इसमें से इसके अंदर रेडिएशंस निकली थी और इसके बाद फिर हमने कहा कि ये स्टेबल हो जाता है और ये कुछ और ही नई शक्ल में चला जाता है। इट बिकम्स एन अनदर एलिमेंट ना। तो अगर ये पहले कुछ इसका नाम था जी, फ़र्ज़ कर लो इसका नाम हम रख लेते हैं क्या नाम रखें, इसका नाम टी है जी। और रेज़ जब इसमें से निकलती हैं तो जब ये बाद में रह जाता है, वो ये स्टेबल जब बन जाता है तो वो ये बन गया जी, इसका नाम एस है, ठीक है। एक नया एलिमेंट बन जाता है, ये वो वाली पुरानी चीज़ नहीं रहती है, क्योंकि इसमें से रेज़ निकली हैं, एनर्जी निकली है, बहुत सारी चीज़ जो है इसमें से स्किप हो गई है, तो उसका साइज़ भी चेंज हो गया हुआ, इसकी एनर्जी भी थोड़ी सी चेंज हो गई हुई है, तो अब ये कोई नई शक्ल ले लेता है। तो ये एक नया, आप बोलो कि एक नया एलिमेंट यहाँ पे बन जाता है। तो जो पुराना वाला आपके पास एलिमेंट होता है, आप इसे बोलो कि आपका ये पेरेंट न्यूक्लियाइड था, ठीक है। और इससे जो नया निकला है ये आपका डॉटर न्यूक्लियाइड है। जैसे आप लोग बायो में बोलते हो कि जब वो जो आपकी सेल डिवीजन होती है तो आपका जो नए डॉटर आपके बनते हैं न्यूक्लियस, तो यहाँ पे भी आपका जो है ना ये डॉटर न्यूक्लियाइड है, और ये जो पुराना वाला था प्रीवियस वाला जो अनस्टेबल था ये पेरेंट न्यूक्लियाइड था। और ये चेंज हो चुका है अपने एक डॉटर न्यूक्लियाइड में, और ये स्टेबल है। और किस सूरत में? ये रेज निकालने की सूरत में ये चेंज हुआ है। तो बेटा यहाँ पे ये जो तीन किस्म की, सॉरी, ये जो रेज निकलती है ना, हमने इनकी 3 टाइप्स पढ़ी हुई हैं। अल्फा, हम अल्फा, सॉरी ये जो है तो मैं तो गैमा बना गया, चेंज कर लेते हैं इसको। अ, यहाँ पे बना लेते हैं। ये एक नंबर जो था वो हमारी थी जी अल्फा रेज, ठीक है। जो 2 नंबर था वो हमारी थी जी बीटा रेज, और 3 नंबर पे हमने बोला कि गैमा रेज। ये 3 डिफरेंट टाइप्स की जो रेडिएशंस थी, न्यूक्लियर रेडिएशंस, ये इमिट होती हैं जब ये सारा प्रोसीजर होता है, ठीक है। तो हम ना इसकी अब ज़रा एक प्रॉपर डेफिनेशन बनाते हैं, और प्रॉपर डेफिनेशन ये है: द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, खुद बेखुद होने वाला अमल, इन विच अ पेरेंट अनस्टेबल न्यूक्लियाइड, हमने पहले भी कहा कि हमारा ये जो पेरेंट न्यूक्लियाइड था ये अनस्टेबल था, एंड इट चेंजेस इनटू मोर स्टेबल डॉटर न्यूक्लियाइड, और ये चेंज हो चुका है स्टेबल डॉटर न्यूक्लियाइड में विद द इमिशन ऑफ रेडिएशन, रेडिएशंस निकालने के बाद, ठीक है। तो ये हमारी डेफिनेशन है, एंड दिस प्रोसेस इज नॉन एज न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। यहाँ पे आपको फिगर में भी एक चीज़ दिख रही है कि ये जो हमारा पेरेंट एलिमेंट है, और ये एरो का साइन ये बता रहा है कि ये चेंज हो गया है एक नए न्यूक्लियस में, और ये जो एक नया न्यूक्लियर बना है इसे डॉटर एलिमेंट बोल रहे हैं। प्लस यहाँ पे ये देखो, आपको एक पार्टिकल यहाँ से रिलीज हुआ है, निकला है, तो यहाँ पे ये नेगेटिव साइन से इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट किया गया है, ये आपका बीटा पार्टिकल है, जो हमने पीछे लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि अल्फा बीटा गैमा की जो प्रॉपर्टीज़ थी। बल्कि इनके ऊपर हमने बस यही सीखा था अभी तक कि इनके ऊपर चार्ज होता है, वो 3 किस्म के हमने पढ़े थे, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ये जो अल्फ़ा बीटा और गामा तीनों जो रेज हैं, इनकी थोड़ी सी ना पहचान पढ़ लेते हैं। कैसे पता चलेगा कि अल्फ़ा को कैसे हम वो वहाँ से पहचानेंगे? अच्छा जी, अल्फ़ा पार्टिकल जो होते हैं उनके पास जो मास है ना वो 4 टाइम्स होता है हाइड्रोजन के मास का, यानी कि हाइड्रोजन का जो मास है ना उसका 4 टाइम्स है। यहाँ पे हम हाइड्रोजन डाल दिया, और हाइड्रोजन का मास नंबर हमें पता है वो 1 होता है। अब 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 4 ही रह जाएगा ना। तो ये कोई ऐसा एलिमेंट है जिसका जो मैस नंबर है ना, जिसे ए से रिप्रेजेंट करते हैं, वो 4 बनना चाहिए। यहाँ पे 4 थोड़ा सा बना लेते हैं,
ठीक है। और इसका जो चार्ज नंबर है ना, जो एटॉमिक नंबर है, वो प्रोटॉन का ट्वाइस है, यानी कि प्रोटॉन को डबल करने पे, यानी कि 2 प्रोटॉन आप कह रहे हो ना, तो 2 जो है चार्ज नंबर किसका है, 2 चार्ज नंबर यानी कि Z किसका 2 है। तो वो पता चलता है एटॉमिक, वो जो हमारा पीरियोडिक टेबल है ना, वहाँ से हीलियम के पास ये दोनों चीज़ें हैं। हीलियम के पास एटॉमिक नंबर 2 होता है और मास नंबर जो है वो 4 है। मास नंबर यानी कि 1 से ज़ाहिर किया जाता है और एटॉमिक नंबर जो जी के साथ ज़ाहिर किया जाता है। तो ये देख लो आप लोग, ये मैंने यहाँ पे बता दिया। तो हीलियम, आज के बाद अल्फ़ा पार्टिकल के बारे में अगर कोई आपसे पूछता है तो आपने कहना है कि वो तो हीलियम होता है, जो हीलियम है वो ही अल्फ़ा है। तो हीलियम जो है वो किसके इक्वल है, अल्फा पार्टिकल्स को हम ये नाम दे रहे हैं, ठीक। अब बीटा की थोड़ी सी प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। अब बीटा हमने कहा कि वो नेगेटिवली पार्टी जो चार्ज्ड है पार्टिकल वो है, और नेगेटिव तो इलेक्ट्रॉन भी होता है। तो हमने ना इलेक्ट्रॉन के बारे में ही कह देना है कि वो भी वही है ना, जो हमारा बीटा पार्टिकल है ना, बेसिकली वो इलेक्ट्रॉन है जिसके पास जो चार्ज है ना, ये जो चार्ज जो नीचे लिखा जाता है और ऊपर जो मास नंबर ऊपर लिखा जाता है, उसका चार्ज -1 है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1 है, और इसका जो मास नंबर है ना वो 0 है, ठीक। ये हमारे बीटा पार्टिकल की पहचान होगी और हम उसको इसके साथ जाहिर करेंगे। इसके बाद जो गामा है उसके बारे में हमने ये पढ़ा था कि उसके पास तो कुछ भी नहीं है, ये गामा का सिंबल बनाते हैं और यहाँ पे कह देते हैं कि जी उसके पास तो वो ना ही उसका जो एटॉमिक नंबर है वो भी 0 है और उसका जो मास नंबर है वो भी 0 है, उसके पास तो कख नहीं है। और इसको ना कहेंगे कि ये एक फोटॉन है। फोटॉन एक लाइट की सूरत में बस ये गुजर जाता है, तो ये उस तरह की एक चीज़ है, ठीक। तो ये 3 नाम आज आप सीख लें। अल्फ़ा जो है वो हीलियम न्यूक्लियाई है, ये उसकी पहचान है। उसके बाद बीटा पार्टिकल की पहचान ये है, वो इलेक्ट्रॉन है जिसके ऊपर चार्ज -1 है और मास नंबर 0 है और गामा के पास कख नहीं है। तो ये जी, ये देख लें, इसके पास से ऊपर नीचे ये 0 0 ही आ रहा है। ये तीनों की आपने पहचान सीख लेने के बाद ना, अब हम देखते हैं कि अब चूंकि हमने पीछे कहा कि हमारे पास ये जो एलिमेंट है जो कि अनस्टेबल है, ये अपने अंदर से रेज निकालता है और रेज निकालने के बाद ये चेंज हो जाता है एक ये डॉटर न्यूक्लियाइड में। ये था हमारा पेरेंट और ये जी डॉटर, इसको थोड़ा सा डी बना लेते हैं। तो ये जो रेज निकली हैं ना बेटा, ये 3 किस्म की निकलती हैं। किसी एलिमेंट में से अल्फा निकल सकती हैं, किसी में से बीटा निकल सकती हैं, किसी में से गामा निकल सकती हैं। लेकिन ये बात याद रखो कि तीनों रेज एक ही वक्त में एक एलिमेंट से नहीं निकल रही हैं। फर्ज करो कि ये एक एलिमेंट है और इसमें से ना कुछ रेज निकल रही हैं, उन रेज को एक ही नाम आप दे सकेंगे उस वक्त, एक वक्त में। वहां से सिर्फ अभी अल्फा ही निकल रही हैं अगर तो, और अल्फा निकलने के बाद वो पार्टिकल जो एक नए पार्टिकल में चेंज हो जाएगा, अब वो क्या बनेगा उसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। और कभी कहीं भी ऐसी सूरत भी हो सकती है कि इस न्यूक्लियस में से सिर्फ और सिर्फ बीटा निकल रही है एक वक्त में, तो वो पार्टिकल क्या बन जाएगा उसके बाद। और फिर थर्ड सिचुएशन ये है कि अगर इस पार्टिकल में से सिर्फ और सिर्फ हमारे पास गामा रेडिएशंस निकल रही हैं, तो फिर वो पार्टिकल क्या बन जाएगा। तो ये तीनों डिफरेंट सिचुएशंस हैं और तीनों डिफरेंटली निकलेंगे ये रेज, मतलब एक ही वक्त में एक ही पार्टिकल से तीनों किस्म की आपको ये नहीं मिलेंगी रेज। अच्छा, अब सबसे पहले ना आप अल्फा डिके पढ़ो। डिके का मतलब है जी निकल गया है, अहराज हो गया, एमिशन हो गई है, उसमें से उसकी स्किप हो गया है ना, डिसइंटीग्रेशन हो गई है, तोड़ फोड़ हो गई, हमने जो लास्ट टाइम पढ़ा था। अब यहाँ पे ना इसको एक इक्वेशन के थ्रू जाहिर किया गया है। अब पहले थोड़ा सा इक्वेशन को समझ लो। ये एक्स और इसको जेड और ए को लिखा जाना, ये है जी कोई भी एलिमेंट है, हमने उस अब इसका नाम एक्स रख दिया है और उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो नीचे लिखा जाता है, जेड के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो मास नंबर है वो हमने ऊपर रिप्रेजेंट किया होता है ए के साथ, ठीक है। मतलब ये एक कोई भी आप बोलो कि कोई भी एलिमेंट है ना, अभी हमने उसका नाम नहीं रखा हुआ, अभी जस्ट हमने उसको जाहिर किया कि वो यहाँ पे वो आएगा, एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसने भी डिसइंटीग्रेट होना है। तो ये तुम लोगों का पेरेंट अनस्टेबल न्यूक्लियाइड था, ये उस वो है। अच्छा जी, ये चेंज हो जाता है, एरो साइन ये ज़ाहिर कर रहा है कि ये जी चेंज हो जाएगा अभी। उसके बाद ये एक नया वाई एलिमेंट बनेगा। अब वाई एलिमेंट जो है उसका जो नीचे एटॉमिक नंबर होता है उसके अंदर से 2 स्किप हुआ होगा और उसके ऊपर जो उसका मास नंबर है उसके अंदर से 4 स्किप हुआ होगा। अब ये 4 और 2 क्या ज़ाहिर कर रहा है, ये तो हीलियम न्यूक्लियाई जो कि अल्फा पार्टिकल है उसको ज़ाहिर कर रहा है, क्योंकि अभी हमने यही सीखा था कि अल्फा जो है उसको हीलियम कहना है, ठीक। तो इसमें से हीलियम जब आप निकाल दोगे, हीलियम की वैल्यू है जी 2 उसका मास नंबर, सॉरी एटॉमिक नंबर है, और 4 उसका मास नंबर है। इसका मतलब है नया जो बनेगा
बनेगा एलिमेंट उसके अंदर ये चीज़ें गायब होंगी, नहीं होंगी, क्योंकि प्रीवियस वाले से ये माइनस हो गई हैं। तो उसके बाद ये जो वाई है ना, ये आपका जी अब बोलो ये डॉटर न्यूक्लियाइड है जो अभी नया नया बना है, प्लस ये जो है हमें पता है ये तो हमारा अल्फा पार्टिकल है, और ये प्लस बहुत सारा एनर्जी यहाँ से रिलीज होने वाले का। तो ये हमने इक्वेशन को ना पहले जाहिर कर लिया कि जी जी हमारे पास ये वाले इसके अंदर कंपोनेंट्स हैं। अब एक एग्जाम्पल लो आप, ये नीचे हमने ना रेडियम की एग्जाम्पल ली है, रेडियम 226, और ये रेडियम वही एलिमेंट है जो मैरी क्यूरी और उनके जो हस्बैंड थे उन्होंने ये डिस्कवर किया था कि ये भी रेडियो एक्टिव है एलिमेंट, यानी कि अंदर से रेज निकालता है। चलो अब इसके बारे में पढ़ते हैं। हमने रेडियम ले लिया, हमें पता है रेडियम का नीचे अटोमिक नंबर जो है जो Z है वो 82 है, और जो ऊपर मैस नंबर है वो 226 जाहिर हो रहा है, ठीक है। और ये आपको पता है पीरियोडिक टेबल में आप जब जाओगे ना तो नीचे से 82 वाला एलिमेंट देखोगे तो वो यही एलिमेंट होगा। चलो इसको चेंज करते हैं। अभी हम जो नया एलिमेंट बनेगा उसमें से हीलियम न्यूक्लियाई स्किप है, उसमें से नेगेटिव है, इसका मतलब है हीलियम के ऊपर 4 होते हैं नीचे 2 होते हैं, इसका मतलब है 226 माइनस 4 और 88 माइनस 2, ये करो। और इसके बाद यहाँ पे कुछ बनेगा, और यहाँ पे क्या बनेगा, 226 - 4 आपने कर लिया, तो इसमें से 4 जब स्किप हो गए तो बाकी कितने बचे, 222, 222, और यहाँ से क्या बचा आपके पास, 88 में से 2 माइनस कर गए तो 86, ये चीज़ बची। और यहाँ पे ना हम लोग हमारा यहाँ से क्या निकला है, 4 और 2 के नाम से एक हीलियम और प्लस बहुत सारा एनर्जी निकला है। हमने अपनी इक्वेशन को ऊपर वाली इक्वेशन के साथ थोड़ा सा ना इकट्ठा इकट्ठा उस जैसा बनाया। अच्छा बच्चों अब यहाँ पे देखो 222 और ये 86, अब पीरियोडिक टेबल में जाओ और 86 के नंबर पे कौन सा एलिमेंट बैठा हुआ था, और वहाँ पे बैठा हुआ है जी रेडॉन, RN के नाम से, और हम वो उसका नाम डाल देंगे। अब यहाँ पे ना हम इसको रेज कर देते हैं, ये जो हमने कैलकुलेशन ऊपर की है, ताकि ये थोड़ी सी यहाँ से भी, और ये चीज़ भी हमने रेस कर दी, ठीक है। यहाँ से भी रेस कर देते हैं थोड़ा सा 2 बचा के, और ये जी हमने ये रेस कर दिया। और हमारी इक्वेशन जो है वो क्या बनी है, वो रेडियम चेंज हो चुका है रेडॉन में, रेडॉन एक अनदर एलिमेंट है, और ये हमारा डॉटर न्यूक्लियाइड होगा, और ये साथ में हमारा हीलियम निकला है, और ये साथ में हमारे एनर्जी निकला है, क्योंकि कोई भी जब डिके होती है, कोई भी ये प्रोसेस हो रहा होता है तो उसमें एनर्जी भी रिलीज हो रही होती है। चलें जी नेक्स्ट है जी बीटा डीके। अब हम ऐसी तोड़ फोड़ करेंगे कि हमारे उस एलिमेंट में से बीटा रेडिएशन निकलेंगी। और अच्छा ये भी हम अभी जान लेंगे थोड़ी देर के बाद कि कैसे पता चलेगा कि किसी एलिमेंट में से अल्फा ने निकलना है या बीटा ने निकलना है या गामा ने निकलना है। तो ये इसकी पहचान ये है कि ऐसा एलिमेंट जिसके पास न्यूट्रॉन की तादाद ज़्यादा है, जिसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन, सिर्फ प्रोटॉन नहीं न्यूट्रॉन की तादाद ज़्यादा होगी ना जिस एलिमेंट के अंदर, तो वहाँ पे बीटा डीके के चांसेस ज़्यादा हैं। अच्छा बीटा में क्या होता है कि ये देखो इसकी जनरल इक्वेशन में सबसे पहले आपके पास तो ये है एक सिंपल एक एलिमेंट है, ये तुम लोगों का पेरेंट न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियाइड होगा, ठीक है, जो चेंज हो जाएगा नेक्स्ट डॉटर न्यूक्लियाइड में आफ्टर इमिटिंग बीटा पार्टिकल। और ये बीटा पार्टिकल की पहचान हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़ी है कि उसके चार्ज नंबर है -1 है, और उसका जो मास नंबर है, एटॉमिक नंबर है जो उसका वो 0 है। तो जी इसका मतलब ये है कि नया बनने वाले एलिमेंट में से ये चीज़ माइनस होगी, -1 जो है Z में से माइनस होगा, और 0 जो है वो ऊपर A में से माइनस होगा, यहाँ से A में से 0 माइनस होगा नीचे से। अब ये देखो Z में से जब माइनस होगा -1 ना, तो वो यूँ लिखा जाएगा, तो माइनस माइनस एक्चुअली प्लस होते हैं मैथ के रूल के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे Z+1 बन जाता है इसी वजह से। तो उसके बाद ये जी तुम लोग का बीटा पार्टिकल और साथ में एनर्जी निकलेगा बहुत सारा। अभी इसको ना हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू करते हैं, और एग्जांपल में हमने ना अभी ये कार्बन लिया हुआ है, आपको कार्बन दिख रही है कि कार्बन इसका एटॉमिक नंबर जो है जिसे हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं वो 6 है, और इसका जो मास नंबर है वो 14 है, राइट। अभी इसको बनाते हैं ऐसे कि जो नया बनेगा एलिमेंट उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर वाली चीज़ वैसे की वैसी रहने रहेगी, क्योंकि उसमें से 0 माइनस हो रहा है तो वो 14 - 0 कर ही लो आप, तो कुछ भी नहीं बचेगा, सॉरी यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ 14 ही बचेगा। और नीचे जो है जो 6 है एटॉमिक नंबर, उसके अंदर 1 ऐड होने वाला है, क्योंकि वो -1 को जब इसमें से नेगेटिव करेंगे ना तो एक्चुअली ऐड हो रहा है, तो ये बन जाएगा तुम लोगों का 7। अब पीरियोडिक टेबल पे जाओ तो 7 पे तुम लोगों को निकलेगी नाइट्रोजन, ठीक। तो यहाँ पे आ जाएगा ना N प्लस, यहाँ से निकला था, ये इसको थोड़ा सा सही करते हैं, यहाँ से कौन निकला है,
एक बीटा पार्टिकल निकला है जो बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन है, ये है, ये निकला है और साथ में बहुत सारा एनर्जी निकला है। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई। एनर्जी के मेरे ई की ज़्यादा ही वो बन गई हैं, उनको ये बना लेते हैं जी हम जी। ठीक है, अब ये हमारी इक्वेशन होगी। इसके बाद जी नेक्स्ट देखते हैं गामा डी के। गामा कह लो, गामा कह लो, इट मेक्स नो डिफरेंस। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखो जी, इसकी जनरल इक्वेशन में हमें ये दिख रहा है एक्स है, ये हमारा पेरेंट अनस्टेबल न्यूक्लियर है, एंड ये चेंज हो जाएगा अनदर उसमें। और यहाँ पे देखो इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारा एक्स एक्स ही रहा है, हमारा जो पेरेंट न्यूक्लियाइड था वही हमारा डॉटर न्यूक्लियाइड ही बना है। तो बस उसमें से एक गामा निकल गया है, प्लस एनर्जी निकला है बहुत सारा। तो इसके इसके अंदर इसके ना ही तो मैस नंबर पे डिफरेंट फ़र्क पड़ने वाला है, ना ही इसके एटॉमिक नंबर पे कोई फ़र्क पड़ने वाला है, ये एज इट इज़ रहेगा। तो यहाँ पे कोबाल्ट को एज एग्जांपल हमने लिया है। अब कोबाल्ट जो है वो कोबाल्ट ही रहेगी, प्लस यहाँ से गामा निकलेगा। गामा का मतलब है ना ऊपर भी जीरो नीचे जीरो, ना ही तो नीचे को फर्क पड़ेगा। 27 है तो 27 ही रहा, 60 है तो 60। बस यहाँ पे आपको जो स्टैटिक दिख रहा है, ये स्टैटिक समझो, इसका चिड़चिड़ापना, इसका अनस्टेबिलिटी को शो करता है। और जब इसमें से ये चीज़ निकल जाएगी और इसके अंदर जो रेज है ना वो वो लाइट की सूरत में निकल रही हैं, ठीक, फोटोन जो है, तो वो कोई फ़र्क नहीं डाल के गए, क्योंकि फोटोन जो है वो एक न्यूक्लियर पार्टिकल हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, और जिसने ना ही तो आपके चार्ज पे कोई फ़र्क डालना है, ना ही आपके मास पे फ़र्क डालना है। तो यहाँ पे बहुत सारा एनर्जी भी साथ में रिलीज़ होगा, ठीक। तो बेटा ये 3 इक्वेशंस थी, 3 डिके हैं आपके पास, अल्फ़ा, बीटा और गामा डिके। और आपने क्या करना है, इन तीनों डिकेज़ को हमें इनकी वो इक्वेशंस आनी चाहिए। अल्फ़ा डिके, ये आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, बीटा डिके, और नेक्स्ट है गामा या गैमा कह लो डिके। ये तीनों डिके हमें आनी चाहिए, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आती हैं, और आपको जस्ट इसकी जनरल इक्वेशन और एक एग्जांपल के थ्रू आपको ये रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हैं जी प्रॉपर्टीज़ हैं अल्फ़ा रेज की, बीटा की और गामा की। हम लोग अलग अलग करके तीनों के प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, और सिर्फ आपको ना 5 पॉइंट इनके बारे में बताने हैं। सबसे पहले तो है जी अल्फ़ा रेज की, आप ये बता दें कि alpha rays affected by electric and magnetic field, and we show that they are charged particle and they are positively actually। सबसे पहले ना पॉइंट ही ये रखो, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में से इसको पास कराया था जब, तो वहीं से पता चला था कि ये जो हैं वो चार्ज्ड होती हैं, ठीक। पहला पॉइंट तो हमने ये रखा। दूसरा पॉइंट हमने इनका डेफिनेशन वाला बनाना है कि जी इनके ऊपर चार्ज क्या है, मैस क्या है, फिर इनका नाम रखेंगे उस हिसाब से। अल्फा पार्टिकल्स कंसिस्ट ऑफ सच पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हुज मास इज 4 टाइम्स दैट ऑफ द हाइड्रोजन एटम, एंड दे कैरी चार्ज ट्वाइस दैट ऑफ प्रोटॉन। और हमने ये भी कहा कि इसका जो मैस है वो 4 अगर हम उसे कहें मैस नंबर, और इसका जो चार्ज नंबर है उसको अगर 2 कह दें, तो ये दोनों चीज़ें तो हमारे पास हीलियम के पास हैं। तो इन अदर वर्ड्स अल्फा पार्टिकल्स आर द न्यूक्लियाई ऑफ हीलियम। ये एक्चुअली हीलियम वाला जो न्यूक्लियस है उसी को हम अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। नेक्स्ट इसकी थर्ड प्रॉपर्टी में अल्फा रेज अफेक्ट करती हैं जो फोटोग्राफिक प्लेट को। जाहिर है ये हर वो जो रेडिएशन जो न्यूक्लियस में से निकल रही हैं वो आपकी फोटोग्राफिक प्लेट को धुंधला करेंगी, तो ये इन्होंने भी तो किया था, तो इनके बारे में ये पॉइंट बना लेंगे हम। सिंपल सा ये पॉइंट है। उसके बाद जी दे प्रोड्यूस फ्लोरिसेंस इन जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड के साथ जब ये रिएक्ट करेंगी ना, तो समझो वहाँ से थोड़ी सी ये रोशनी निकालेंगी, ठीक। उसके बाद है जी फिफ्थ वाला पॉइंट, इनकी स्पीड का हम रख लेंगे। और द स्पीड ऑफ द अल्फा रेज रेंजेस बिटवीन 1.4 इंटू 10⁻⁷ से 1.7 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। इनकी स्पीड इसके बीच में 1.4 से 1.7 के बीचों बीच, एंड देयर स्पीड इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट एलिमेंट। और यहाँ पे देखो 10⁻⁷ के साथ ये जाहिर किया जा रहा है, मतलब ये स्लो हैं, ये इनकी स्पीड इतनी ज़्यादा ग्रेटर नहीं है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास किसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, बीटा पार्टिकल्स की हैं, बीटा रेज की हैं। तो बीटा रेज का पहला पॉइंट भी हमने उसी की तरह बनाया जैसे हमने अल्फा का बनाया था, कि बीटा रेज आर अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड। तभी तो पता चला था कि ये चार्ज पार्टिकल हैं और ये नेगेटिवली चार्ज थे। बीटा पार्टिकल्स कैरी नेगेटिव चार्ज एंड देयर चार्ज एंड द मास इज इक्वल टू दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, सो वी कैन से दैट द बीटा पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली। तो ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। थर्ड पॉइंट हम इनका ये बनाएंगे कि जी लास्ट जो हमने पीछे बनाया कि फोटोग्राफिक प्लेट के साथ इफेक्ट करती हैं। तो बीटा पार्टिकल्स अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट, बट देयर इफेक्ट इज मच हायर देन दैट ऑफ अल्फा रेज, यानी कि अल्फा रेज के मुकाबले में इनका इफेक्ट ज़्यादा है उनके साथ। और फोर्थ वाला पॉइंट है कि दे प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस इन बेरियम प्लेटिनोसेनाइड।
और उसके बाद है जी ये ये भी और ये जो हमारा फिफ्थ वाला पॉइंट है हमने स्पीड के रिलेटेड कॉरेस्पॉन्डिंग बनाया हुआ, तो ये बता दें कि द स्पीड ऑफ द बीटा रेज एमिटेड बाय वन एलिमेंट इज नॉट द सेम। एक एलिमेंट्स में से निकलने वाले डिफरेंट बीटा पार्टिकल की स्पीड भी वो कह रहे हैं कि सेम नहीं है। और नेक्स्ट क्या है, गामा की प्रॉपर्टीज आ गई हैं जी। एंड इसका पहला पॉइंट भी ये बनाएंगे वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के में से गुजरने पे ये इफेक्ट करती थी कि नहीं करती थी। और हमने यहाँ वहीं पे तो सीखा था कि यहाँ इनके ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ता इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का, तो ये तो सीधे पास कर जाते हैं, तो ये न्यूट्रल थे ना। तो दे आर नॉट अफेक्टेड बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एंड इट मीन्स दे हैव नो चार्ज, चार्ज भी नहीं है एंड दे आर न्यूट्रल। दूसरा पॉइंट ये है कि गामा रेज आर सच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमको याद आया, हमने पहले चैप्टर में पढ़ी हैं कि द वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर द प्रोपगेशन, ठीक है ना। तो आर विच आर एमिटेड बाय न्यूक्लियस, ये किसी न्यूक्लियस में से निकलती हैं। उसके बाद है जी थर्ड पॉइंट के दे अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट। हमने ये तीसरा पॉइंट हमने पीछे वाले जो रेस थी उनके साथ भी ऐसा ही बनाया हुआ था कि फोटोग्राफिक प्लेट को वो इफेक्ट करते हैं, बट देयर इफेक्ट इज मच हायर देन द अल्फा एंड बीटा रेस। इनका जो उनके साथ इफेक्ट है ना वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किस्म का होता है अल्फा और बीटा के मुकाबले में, ये ज़्यादा समझो कि शक्ति है इनके पास, ठीक है। फोर्थ वाला पॉइंट इनका बता वही जो दे प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस इन बेरियम प्लेटिनम साइनाइड, ये उस जैसे कि बीटा ने किया था बेरियम के साथ रिएक्ट करने पे रोशनी पैदा की थी, तो यहाँ पे भी होगा। और इनकी स्पीड है जी द स्पीड ऑफ गैमा रे इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, और स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा है तो किसी की स्पीड है ही नहीं है, तो समझो कि ये भी रोशनी ही सी है और ये रोशनी की स्पीड जैसी ही स्पीड होगी इसकी। अच्छा बच्चों, अब नेक्स्ट ना हम ये पढ़ लेते हैं कि ये जो अल्फ़ा और जो बीटा और जो गामा रेज हैं, अल्फ़ा बीटा और गामा रेज, इनकी ना दो किस्म की प्रॉपर्टीज अभी आपने पढ़नी है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ, अच्छा, इनके ना अभी दो किस्म की हम ये भी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। और पहली का नाम क्या है, पहली को आयनाइजिंग, आयनाइजिंग एबिलिटी इनकी चेक करेंगे। और दूसरी इनकी एबिलिटी हम लोग चेक करेंगे पेनिट्रेशन की, पेनिट्रेशन एबिलिटी। ये दो ये जो इनकी समझो कि एबिलिटीज़ है ना, हमने ये चेक करनी है। सबसे पहले ना हम अल्फ़ा की बात करते हैं। अच्छा, अल्फ़ा जो है वो हीलियम न्यूक्लिया है जिसके पास से 4 ऊपर ये 2 नीचे एटॉमिक नंबर है। और उसके बाद हमारे पास है जी बीटा, बीटा के ऊपर ये -1 चार्ज है और ये 0 इसका। और उसके बाद है जी हमारे पास गामा, गामा के ऊपर ना ऊपर है ना नीचे है कुछ, इसको थोड़ा सा रेस करते हैं। अच्छा, अब ये देखें, कलर भी हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। अच्छा बच्चों, आयनाइजिंग एबिलिटी हमें इनके चेक करनी है, उससे पहले हमें आयनाइजेशन का पता होना चाहिए। आयनाइजेशन एक ऐसा अमल है जिसमें कोई भी हमने मैटर ले लिया ना, ये हमने कोई मैटर ले ली, हमें पता है मैटर के अंदर बहुत सारे एटम्स होते हैं, और एटम्स के अंदर हमें पता है क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। बहरहाल ये हमारे पास मैटर है, और इस मैटर की जब आयनाइजेशन होती है ना, इसका मतलब है इसके अंदर आयन्स बनते हैं, इसके अंदर तोड़फोड़ होती है, इसके पॉजिटिव इसके नेगेटिव सेपरेट हो जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है ना, इसको आयनाइजेशन कहते हैं किसी भी मैटर के अंदर। तो ये जो अल्फा बीटा गामा रेज हैं इनके पास आयनाइजिंग एबिलिटी होती है, यानी कि मैटर को आयनाइज करने की सलाहियत होती है। अब अल्फा के पास कितनी है, बीटा के पास कितनी है और गामा के पास कितनी है, ये चीज़ हमने चेक करनी है। तो बच्चों सबसे ज़्यादा जो आयनाइजिंग एबिलिटी है ना इन रेज में से, वो अल्फा के पास है। जाने पता पता क्यों, क्योंकि अल्फा के पास लोग ज़्यादा हैं, इसके पास फौज ज़्यादा है इस सारे मैटर को ब्रेक करने के लिए। क्योंकि इसके अंदर एटॉमिक नंबर जो है इसका, वो जो जेड है वो 2 है, उसका जो मैस नंबर है वो 4 है, यानी कि एटॉमिक नंबर 2 होने का मतलब इसके पास 2 लोग हैं ही हैं। और 4 भी इसी से बन रहा है एटॉमिक नंबर, सॉरी मैस नंबर भी, मतलब इसके पास लोगों की तादाद ज़्यादा है, इसके पास फौजी ज़्यादा हैं और वो ज़्यादा इसकी तोड़फोड़ कर पाएंगे, ठीक है। और ये इसका साइज़ भी बड़ा है। तो ये फर्ज करो कि ये हमारा मैटर था, और ये जब अल्फा पार्टिकल आ रहा होता है ना तो मैटर के साथ चिपक ही जाता है और इसकी ऐसी तोड़ फोड़ करता है बारीकी बारीकी से कि इसके अंदर आयनाइजेशन बहुत अच्छी से होती है, ठीक। उसके बाद ये है जी हमारा बीटा पार्टिकल, ठीक है, जो कि हमने बोला कि वो इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन में सिर्फ एक -1 एक ही बंदा है, फर्ज करो यहाँ पे एक ही बंदा है, ठीक। तो ये हमारा मैटर है। अब ये मैटर के साथ ये जब बीटा पार्टिकल आता है ना, तो जाहिर है एक ही फौजी है इसका, तो वो कितनी की भी आयनाइजेशन करवाएगा, थोड़ी बहुत आयनाइजेशन करवा सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं।
अल्फा के मुकाबले में थोड़ी आयनाइजेशन है इसकी, यानी कि इसकी आयनाइजेशन एबिलिटी इज लेसर देन अल्फा। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है जी गामा रे। गामा की तरफ चले जाते हैं, ये यहाँ पे पहुंचे हम। ये गामा आ रही है, ये हमारा मैटर है। अब इस मैटर के साथ अब गामा के पास तो बंदा ही कोई नहीं है, इसके पास तो फौजी कोई नहीं है, इसके पास तो चार्ज कोई नहीं है, तो ये कैसे आयनाइजेशन करवाएगा? तो ये तो जीरो आयनाइजेशन करवाएगा, कुछ भी नहीं करवाएगा, ये तो इसमें से सीधा पास कर जाएगा, क्योंकि ये तो रोशनी है, बस गुजर ही जाती है। ठीक, तो यहाँ पे नो आयनाइजेशन, नो आयोनाइजेशन। ओके, तो तीन किस्म की अभी हमने, सॉरी, तीनों का ना अभी अगर हम कंपैरिजन करें ना, तो अल्फा जो है वो विनर हुई, बीटा जो है उसको हमने बस थोड़े थोड़े नंबर दे दिए, और जो गामा है उसने तो जीरो की ही नहीं है आयनाइजेशन बिल्कुल भी। और यहाँ पे अल्फा फर्स्ट नंबर पे आई है, बीटा जो है वो सेकंड पे है, और गामा को आप थर्ड दे दो आप। ठीक है, उसके बाद जी इनकी पेनिट्रेटिंग एबिलिटी चेक करते हैं। बेटा पेनिट्रेशन करना या पेनिट्रेट होना का मतलब है जज़ब हो जाना किसी चीज़ में से, या पास कर जाना। ठीक है, तो पेनिट्रेशन को हम लोग ये कहेंगे कि इन रेडिएशंस की स्ट्रेंथ चेक करना, कि वो मैटर के अंदर से कितना पेनिट्रेट कर सकते हैं, कितना पास कर सकते हैं, ये चीज़ हमारी पेनिट्रेटिंग एबिलिटी कहलाएगी उसकी। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो द स्ट्रेंथ ऑफ रेडिएशन टू पेनिट्रेट सर्टेन मटेरियल इज कॉल्ड पेनिट्रेटिंग पावर कह लो या पेनिट्रेटिंग एबिलिटी कह लो। तो इसमें से सलाहियत कितनी है? अच्छा, अब यहाँ पे ना क्या करते हैं हम, यहाँ पे ना ये हमारे पास ये हमारी सोर्स पड़ी है, जो वो है जिसमें से ये रेज निकलनी है, अल्फ़ा निकलनी है। थोड़ा कलर चेंज करते हैं ताकि हमें ये ब्लू वाली हमने अल्फ़ा का नाम दे दिया, ये हम इसको ग्रीन वाली को हम अपना बीटा कह लेते हैं, ये अल्फ़ा थी, बीटा। और एक येलो बना लेते हैं, येलो वाली हमारी हो जाएगी जी गामा, तीनों हो जाएंगी, ये गामा हमारी। चलो पहले ना ब्लू वाली का देखते हैं कुछ। अच्छा, आगे ना तीन किस्म की चीज़ें रखते हैं। एक हमने रख लेना है पेपर पहले, यहाँ पे इसको क्या लो, पेपर हमने रखा। उसके बाद ना एक और मटेरियल रखते हैं, रेड से कलर ले लेते हैं हम ना, एक एल्यूमिनियम फॉयल रख लेते हैं, एल्यूमिनियम की शीट है जी। ये भी है एल्यूमिनियम, आपको पता है कैसा होता है, ये जो रैप हमें मिलते हैं लिपटे हुए, इसके अंदर हमारे जितने भी हम जो चिप्स वगैरह भी खाते हैं, उसके वो जिस कागज़ के अंदर लिपटा होता है वो सब एल्यूमिनियम ही फॉयल है। अच्छा, उसके बाद हम एक और चीज़ भी लेते हैं, हम लेड भी ले लेते हैं। हमें पता है लेड जो है वो सीसा पिलाई दीवार है, कौन सा कलर रखें, वाइट रख लेते हैं। ये लें, यहाँ पे ना हम, ओ ये तो कलर ही नहीं चेंज हुआ, चलो रेड ही ठीक है, ऊपर लिख लेते हैं। ये हमारी लेड की दीवार है और ये एल्यूमिनियम था, एल्यूमिनियम को बस ऐसे ही रहने देते हैं। और ये हमारे पास पेपर है, हमें पता है पेपर की थिकनेस ज़्यादा नहीं होती है, वो बारीक सा होता है, तो उसमें से तो तीनों रेस को गुजरने के लिए कोई नहीं, दिक्कत ही कोई नहीं है। तो सबसे पहले ना हम लोग अपनी अल्फ़ा की चेक करते हैं एबिलिटी। बच्चों अल्फ़ा पार्टिकल थोड़ा सा बोलो कि हैवी है, उसके पास चार्ज नंबर ज़्यादा है, तो जाहिर है उसके पास फौजी ज़्यादा है, उसका वज़न ज़्यादा है। और भागते भागते ना वो बेचारा सिर्फ और सिर्फ हमारे पेपर के पास से ही गुजर पा, मतलब यही समझो इसके साथ ही चिपक जाएगा, और आयनाइजेशन में वो अपना बिजी हो जाएगा, उसको भूल जाएगा कि मैंने तो रेस लगाई हुई है, जैसे वो कछुएर खरगोश ने लगाई थी। तो यहाँ पे जो है ये खरगोश की तरह ना यहीं पे बस चिपक गया, यहीं पे रह गया, रेस्ट करने लग गया। ठीक, बीटा की बात करते हैं। बीटा जो है ये थोड़ा सा फुर्तीला है, ये अपनी ज़रा दिखाएगा असर, ये पेपर में से भी गुजर जाएगा क्योंकि इसका वज़न ही कोई नहीं है, इसके पास एक ही तो बंदा था, तो ये आसानी से गुजर जाएगा, और ये एल्यूमिनियम फॉयल तक चला जाएगा, यहाँ यहाँ तक आ जाएगा, और यहाँ से आगे कहेगा मेरी बात हो गई अभी। अब घामा की बात करते हैं। घामा के पास तो वजन ही कोई नहीं है, वो तो बस्ता खाली करके भाग रहा है, क्योंकि उसके ऊपर भी जीरो है, नीचे भी जीरो है, कोई बुक ही नहीं डाली बैग में, तो ये तो एल्यूमिनियम पेपर से भी गुजर जाएगा, पेपर थोड़ा बड़ा ना कर ले हम। अच्छा, और एल्यूमिनियम फॉल से भी गुजर जाएगा, और ये जो लेड इसको ब्लॉक कर देगा, लेड जो है वो तो सीसा पलाई दीवार है, ये आगे क्यों नहीं जा रहा? यहाँ पे आके ना ये बस यहाँ तक इसकी वो समझो रेंज है। ये जो है हमारे पास पहला पेपर था, पेपर का साइज में थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ। ये बच्चों पेपर में से भी गुजर गई थी हमारी, कौन कौन गुजरी है अब इसको भी देखते हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा कंपैरिजन बनाते हैं। कंपैरिजन में ये देखो, अल्फा जो है वो सिर्फ और सिर्फ पेपर तक ही जा पाई थी, और बीटा जो है वो हमारी पेपर से भी गुजर गई और एल्यूमिनियम फॉयल से भी गुजर गई है, और जो गामा है वो तो भी तीनों से गुजर गई है। तो यहाँ पे अगर इनको आपने पोजीशंस देनी है ना, तो फर्स्ट कौन आया आपकी नज़र में? गामा।
और सेकंड कौन आया? बीटा, क्योंकि वो एल्यूमिनियम फॉयल तक गई थी। और थर्ड कौन रहा? हारा कौन है? अल्फा। तो बच्चों यहाँ पे हमने जब देखा था आयनाइजेशन एबिलिटी, जब चेक कर रहे थे हम लोग कि किसके पास सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पे अल्फा के पास सबसे ज़्यादा थी। तो यहाँ वाली जो पोजीशंस थी वो वहाँ पे जाके उल्टी हुई हैं। बीटा हमेशा बच जाता है वो दरमियान में रह के। ठीक। तो जो है वो गामा है वो यहाँ पे फर्स्ट आया है पेनिट्रेटिंग एबिलिटी वाली साइड पे, और आयनाइजेशन एबिलिटी पे वो फेल था। तो यहाँ पे भी हम लोग इनके पॉइंट्स बना सकते हैं कि किसकी ज़्यादा है और किसकी कम। और बेटा ये दो पॉइंट्स में आप लोगों ने हमारे पास जो प्रीवियस प्रॉपर्टीज़ थी यहाँ पे आप लोगों ने ऐड करने हैं। तो यहाँ पे भी इसकी आयनाइजेशन एबिलिटी और पेनिट्रेटिंग एबिलिटी आपने बतानी है, गामा की, बीटा की भी बतानी है और अल्फा की भी बतानी है। तीनों पार्टिकल्स की बताएंगे हम। ठीक है, चलें जी।